स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का क्लास शुरू करने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहता हूँ। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए सूचना है कि वो विद्यालय से अपनी पुस्तक 3 तारीख के बाद प्राप्त कर लें, क्योंकि सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन विद्यालय बंद है। मंडे को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में विद्यालय बंद है और ट्यूजडे से आपको जब विद्यालय खुलेगा तो सभी 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट हैं अपनी नई कक्षाओं की पुस्तकें प्राप्त कर लें। पुस्तकें आ गई हैं। दूसरी सूचना ये है कि प्राइमरी से लेके 6, 7, 8 के सारे स्टूडेंट्स अपना नई कक्षाओं में एडमिशन ले लें। जो फीस है उसको जमा करके नई कक्षाओं में इनरोल्ड हो जाएं और अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर हमारे फ़ोन पे या स्टाफ के किसी के फ़ोन में भेज दें, जिससे उनको ऑनलाइन स्टडी से कनेक्ट किया जा सके। और 9th और 11th के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें कि इनके लिए मैं कल भी बताया था कि मार्केट में न्यू बुक्स अवेलेबल हैं। बी हीप करके 9th की टेक्स्ट बुक है और 11th की हॉर्नबिल करके टेक्स्ट बुक है। इनको जाके परचेज कर लें। और ये सारी पुस्तकें जब तक नहीं होंगी तब तक ऑनलाइन क्लास हम कैसे करेंगे, एक्सरसाइज कैसे कराएंगे। आप पुस्तकें खरीद के, बुक्स को खरीद के आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, हमें सूचित कर दें कि हमारे पास आ गई है। और मैं ये आशा करता हूँ कि आगामी ये 3 दिन की छुट्टी के बाद आप सभी के पास नई बुक्स होंगी। 6, 7, 8 के बच्चे फिर से गौर करें, 3 तारीख के बाद यानी कि 4 तारीख से वो आके विद्यालय में अपनी बुक्स ले लें, प्राप्त कर लें और पढ़ाई रेगुलर कर लें। और जो भी निर्देश हैं हम समय समय पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देते रहेंगे। आपको एक सूचना और देना है कि 30 अगस्त तक विद्यालय बंद रहने का प्रशासन ने निर्णय लिया है। तो 30 अगस्त तक फिलहाल अभी विद्यालय बंद रहेगा, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। 30 अगस्त के बाद ही अगर स्कूल खोलेगा, प्रशासन की मंशा जैसी होगी, कोविड-19 का प्रकोप अगर कम होता है तो विद्यालय ऑफलाइन होगा, सबको विद्यालय आना होगा, नहीं तो ऑनलाइन ही क्लास चलेगा। जैसा बच्चों अभी हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन प्रयागराज में कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आज तो रिकॉर्ड हो गया, 249 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में आप लोग अपने को सुरक्षित रखते हुए ही ऑनलाइन क्लास करिए, वो बेहतर होगा। और सबसे बड़ी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क है मैं कहूँगा, और सैनिटाइजेशन है। 3 चीज़ों पे गौर करना है आपको। ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, ज़रूरत ना हो तो बाहर एकदम ना निकलें। अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। और कहीं भी बाहर जाएं, कोई भी चीज़ छुएं तो छूने के बाद हाथ को नाक में, मुंह में, आँख में कदापि न लगाएं। घर आके हैंड वॉश से अच्छी तरह से हाथ धुल के उसके बाद कपड़ों को बाहर ही रख दें, हो सके तो धुल दें और नहा लें, तब अंदर प्रवेश करें। इस तरह से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए बच्चों पढ़ाई करना है। आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन शुरू करेंगे, क्योंकि बुक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग ग्रामर का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर जूनियर क्लासेस एंड रिस्पेक्टिवली the students of 9th, 10th, 11th and 12th। मैं कहता हूं कि सारे बच्चों के लिए मैं ऐसी सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने जा रहा हूं कि आपको सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब तक आप लोग बुक्स अरेंज नहीं करते तब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर चलेगा, उसके बाद हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। तो बच्चों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आज 31 तारीख से हम लोग प्रारंभ करते हैं। डायरेक्ट स्पीच के बारे में जानेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हम कोई बात जब कहते हैं तो 2 तरह से कहते हैं। एक तो हम कोई व्यक्ति खुद अपनी बात अपने शब्दों में कहता है और दूसरा होता है कि हम उसको अपने शब्दों में कहते हैं। जब हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों की त्यों इन्वर्टेड कामास में रखते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ बच्चों ध्यान देने की बात है कि इन्वर्टेड कामा, एक शब्द आया इन्वर्टेड कामा,
कोई व्यक्ति जब कोई डायलॉग बोलता है तो इस तरह के चिन्ह हम बनाते हैं। 6699 टाइप का रहता है इन्वर्टेड कामा, ऊपर ये मोटा रहेगा, गैप नहीं रहता है, गैप फिल रहता है, और ऐसे हम लगा देते हैं। इसी के बीच में हम वक्ता के स्पीकर की बात को रख देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि राम सेड, राम ने क्या कहा, आई एम रीडिंग अ बुक। राम ने कहा कि आई एम रीडिंग अ बुक, तो इस आई एम रीडिंग अ बुक को हमने इन्वर्टेड कामा में ऐसे रख दिया और ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। कहने वाला जो व्यक्ति है उसको हम इन्वर्टेड कामा के बाहर रखते हैं, किससे कह रहा है वो भी बाहर रखते हैं, और जो क्या कह रहा है इस मैटर को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। तो बच्चों, आई होप दैट यू ऑल विल अंडरस्टैंड अबाउट द डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, यही हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, लेकिन इसको हम एक सेंटेंस में समझने का प्रयास करेंगे। जब हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को, ये वक्ता ने ऊपर बात कही, इस बात को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अर्थात जब वक्ता अपने से कहेगा, वो डायरेक्ट कह रहा किसी से। मान ले राम ने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो राम ने ठीक है कह दिया, लेकिन हम अगर कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, राम ने कहा कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो वो हमारी बात जब हमने उसकी स्टेटमेंट को कह दिया तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इसका उदाहरण हमने दिया है, राम सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। तो अब यहाँ आई का ही कैसे हो गया और एम का वाज कैसे हो गया, ये आगे हम बताएंगे। फिलहाल आप एक एग्जाम्पल जानिए कि इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। फिर ये सामान्य नियम के पहले हम ये बता दें कि डायरेक्ट स्पीच के भाग कितने हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग हैं बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण है इनको जानना, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच यही बात करते रहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रायः बच्चों एक शब्द में होता है, रीड, कम, ईट, गो, लेकिन ड्रिंक। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जब हम कहेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब जो इसको हमने ऐसे डिफाइन किया है कि इन्वर्टेड कामास के बाहर आए वाक्यांश को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इन्वर्टेड कामा के बाहर शब्द हमने लगाया है। इन्वर्टेड कामा के बाहर इसलिए लगाए हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बात होती है तो रिपोर्टेड स्पीच होती है, और इन्वर्टेड कामा के अंदर आए वाक्यांश यानी खाली सेड है या टोल्ड है या आस्क्ड है, यही रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होते। इनके अलावा जो नाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो भी रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा होता है। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में सेड जो वर्ब है वो तो है ही, उसके अलावा जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, आगे मैं एग्जाम्पल से समझाया हूँ। अब रिपोर्टेड स्पीच मैंने बताया है कि इन्वर्टेड कामास के अंदर कही गई बात को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो बच्चों, इन्वर्टेड कामा के अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं उसको हम रिपोर्टेड स्पीच। तो ये 2 टर्म आपको अच्छे से याद रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के पहले आता है। ये पहले इसलिए कहता हूँ कि कई बार बाद में इन्वर्टेड कामा के बाहर शब्द मैंने यूज किया है, पहले नहीं। बाहर इसलिए किया हूँ कि कई बार रिपोर्टेड स्पीच के बाद रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों आ जाता है, इसलिए पहले बाद में कहना इन साइंटिफिक वर्ड है, इन साइंटिफिक मेथड है, उसको हम ये कहेंगे कि इन्वर्टेड कामा के बाहर और इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर है तो रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कामा के बाहर है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच है। अब एक एग्जाम्पल बच्चों समझाते हैं। राम सेड टू मोहन ही इज इल। तो यहाँ देखिए सेड तो है ही वर्ब, लेकिन उसका सब्जेक्ट राम और ऑब्जेक्ट टू मोहन, ये दोनों रिपोर्टिंग, ये कंप्लीटली देखिए मैंने एक सर्किल बनाया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और ही इज इल, ही इज इल इन्वर्टेड कामा के अंदर बच्चों देख रहे हैं आप लोग, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से सब, कई बार क्या होता है आगे मैंने समझाया है, आगे दिखाइए इधर कैमरामैन। ही इज इल, जैसे ही इज इल को मैंने इन्वर्टेड कामा इसी सेंटेंस को पहले कर दिया गया है, और सेड राम, यहाँ राम सेड ना होके सेड राम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इस वाक्य में राम सेड टू मोहन रिपोर्टिंग वर्ब है तथा ही इज इल रिपोर्टेड स्पीच है। इज इट क्लियर और नॉट? फिर कभी कभी वाक्य के अंत में रिपोर्टिंग वर्ब होता है तथा रिपोर्टेड स्पीच वाक्य के प्रारंभ में। कभी कभी, फॉर द टाइम बीइंग, समटाइम्स हम ये देखते हैं, खासकर जब हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादातर उसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले होता है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में होता है। वो वाक्य ऐसे होते हैं कि ही इज इल सेड राम, वेयर इज माई स्टिक सेड आंट पाली। जैसे टॉम सॉयर के लेसन में हम लोग पढ़ते हैं तो पहले लिखा रहता है वेयर इज माई स्टिक सेड आंट पाली। तो आंट पाली जो कह रही है वो अपना स्टेटमेंट पहले दे देते हैं लिटरेचर में, तो ये ध्यान रखना है। अब 5 नियम हम बनाए हैं इसके लिए, ग्रामेरियंस ने। इनडायरेक्ट बनाने के 5 क्या नियम हैं, इनको बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए। प्रोनाउन में चेंजिंग के नियम, पहला है अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर प्रोनाउन आता है तो उसमें क्या चेंजिंग कैसे करेंगे ये हम पढ़ेंगे। टेंस या असर्टिव सेंटेंस में चेंजिंग के नियम, इज का वाज कैसे हो गए ये हम जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंजिंग के नियम, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनका कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस में चेंजिंग के नियम, इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे हम बनाएंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इसका नियम हम बताएंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंजिंग के क्या नियम है ये हम बताएंगे। तो बच्चों ये नियम आप अच्छे से कॉपी में नोट करिए, मैं इसकी फोटो खींच के आपको सेंड कर दूंगा। और अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो मेरे नंबर 8840681335 में मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, नोट्स में आपके रहेगा 8840681335। ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो दिमाग में आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं शाम 5 से 6, सायं 5 से 6 के बीच। तो ये आप ध्यान रखिए और इसकी नोट्स ज़रूर बना के हमें इसकी कॉपी भेजिए। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक क्लास, कल आगे इसके पढ़ाएंगे।